हेलो एवरीवन। तो यूपीपीएससी आरओ एलटी ग्रेड यूपीपीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए ये आज का जीएस बूस्टर होगा। देखो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी अपनी परीक्षाओं में अब कुछ ऐसे प्रश्नों को रख रहा है जो सामान्य प्रश्न नहीं होते हैं, यानी कि जिनके आने की संभावना नहीं होती है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आया है जो कि एग्ज़ाम से पहले आपको जानने चाहिए। जैसे कि बात करेंगे ग्लेशियर की लोकेशंस के बारे में, प्रश्न अक्सर यूपीपीएससी पूछता है। सियाचिन ग्लेशियर, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखना, जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है इसकी लोकेशन जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है, लद्दाख में। ठीक है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर चौराबाड़ी ग्लेशियर है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चौराबाड़ी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जेमू ग्लेशियर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसकी लोकेशन अक्सर पूछ लेता है। तो जेमू ग्लेशियर जो है यह सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। बारासिगरी ग्लेशियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बारासिगरी ग्लेशियर, तो बारासिगरी कहाँ पर स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बंदरपूंछ आप जानते होंगे, बंदरपूंछ उत्तराखंड में है। मिलाम ग्लेशियर जो है इसकी लोकेशन भी उत्तराखंड में है। इसके अलावा एक है आपका सोना पानी ग्लेशियर जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल के बारासिगरी और सोना पानी के बारे में याद रखिएगा। बंदरपूंछ उत्तराखंड में है, आपको पता होगा। चौराबाड़ी भी उत्तराखंड में है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला देखते हैं, मुल्ला पेरियार बांध के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 फैक्ट दिए गए हैं, आपको मैच कराना है कि जो मुल्ला पेरियार बांध है उस पर आधारित ये जो चारों फैक्ट हैं इनमें से कौन कौन से सही हैं। जैसे कि यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो पहला तो कथन गलत है। गेस करिए कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में नहीं है। यह पेरियार नदी पर बना है, ये करेक्ट है। इस जल का उपयोग तमिलनाडु में सिंचाई के लिए किया जाता है, ये भी करेक्ट है। और इस बांध को लेकर केरल व तमिलनाडु के मध्य मतभेद है। समझ गए आप? अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि मामला जो है जब केरल और तमिलनाडु के बीच में है तो बांध आंध्र प्रदेश में तो बनेगा नहीं। तो केरल और तमिलनाडु में से कहाँ पर बना है? तो पेरियार नदी, ये हिंट है आपके लिए। तो यह केरल में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है गलत है। यह मुल्ला पेरियार बांध जो है केरल राज्य में स्थित है, पेरियार नदी पर। सारी बातें क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मुल्ला पेरियार बांध बहुत पुराना है। यह 1895 में बना था, मतलब 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 130 साल पुराना है। और इसके टूटने की आशंका भी बन रही है। इसकी ऊंचाई 54 मीटर है, 54 मीटर। नेक्स्ट है आपका भारत की जैव विविधता के वर्गीकरण के संबंध में यहाँ पर कथन दिए गए हैं। भारत की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, कह रहे हैं कि इथियोपियन जैव विविधता पूर्वी हिमालय की घाटियों में पाई जाती है। मलायन जैव विविधता उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। यूरोपियन जैव विविधता प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ही कथन जो हैं ये आपके सही नहीं हैं। तो सही कथन क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भारत में मुख्य रूप से जो जैव विविधता पाई जाती है तो उसमें एक तो है आपका भारतीय, दूसरा है मलायन, इथियोपियन और यूरोपियन। ठीक है। तो भारत में जो जैव विविधता है कौन कौन सी है? भारतीय जैव विविधता, मलायन जैव विविधता, इथियोपियन जैव विविधता और यूरोपियन जैव विविधता। तो 4 जैव विविधताएँ पाई जाती हैं कहाँ पर? भारत में। अब देखो यहाँ पर जो मलायन जैव विविधता है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो जो मलायन जैव विविधता है दोस्तों ये पाई जाती है पूर्वी हिमालय की घाटियों में तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में। समुद्र तटीय क्षेत्र हो गए और पूर्वी हिमालय घाटियाँ होंगी, वहाँ पर मिलता है आपको मलायन जैव विविधता। ठीक है। इसके बाद है आपका इथियोपियन जैव विविधता। ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में और उसके आसपास जो शुष्क वातावरण वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर मिलता है आपको इथियोपियन जैव विविधता। यूरोपियन जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो वर्ष के अधिकांश समय हिमाच्छादित रहते हैं। आपको पता है ना कि जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं तो वो 4 भागों में बटी हुई हैं। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, ये आपका हो गया मध्य हिमालय, और ये आपका शिवालिक की श्रेणियाँ हो गई। तो सबसे ऊंचाई तो कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय की 6100 मीटर, और ये जो मेन हिमालय है, बृहद हिमालय, ये 600 मीटर है। ठीक है, 6100 मीटर है, और ये कितना है? 6000
100 और ये कितना 6000 मीटर है, मतलब लगभग 6 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये जो ऊंचाइयां हैं यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर पाई जाती है यूरोपियन जैव विविधता। ठीक है, भारतीय जैव विविधता जो होती है कहाँ पर मिलती है, तो इस प्रकार की जो जैव विविधता है यह प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में जहाँ सघन वानस्पतिक आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई आपकी। 4 प्रकार की जैव विविधता है भारत में, मलायन, इथियोपियन, यूरोपियन और भारतीय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, जैव विविधता की दृष्टि से भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना आप बात को। मैंने आपको क्या बताया कि भारत में 4 प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। लेकिन अगर ये जो जैव विविधता पाई जाती है 4 प्रकार की, इनकी दृष्टि से भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 10, यानी कि विकल्प बी सही है, 10। ये 10 कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना। तो जैव विविधता की दृष्टि से भारत को जो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, इसमें एक आपका हो गया ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, ये आपका बृहद हिमालय हो गया। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर जो लद्दाख वाला एरिया आता है, इसी में मिलता है आपको ट्रांस हिमालय, तो ये वाला एरिया हो गया। फिर बाकी जो हिमालयन क्षेत्र हैं ये हो गए आपके मरुस्थल हो गया, अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गए, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी तट या क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। तो ये 10 जैव भौगोलिक विविध क्षेत्र हैं भारत में जैव विविधता की दृष्टि से। तो ध्यान रखिएगा कि अगर प्रश्न आता है आपका कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 10। ठीक, यहाँ देखिए एरच बहुउद्देशीय बांध परियोजना के बारे में बात की जा रही है। एरच का जो बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, तो ये कहाँ पर स्थित है, नाम से याद रखिएगा। एरच यह स्थित है कहाँ पर, झांसी में स्थित है। झांसी में जो नदी बहती है बेतवा नदी, उसी पर स्थित है ये। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला हिरण संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। तो काला हिरण संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और प्रयागराज में स्थापित किए गए हैं। 1 और 3 वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले मधुमेह बायो बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो भारत का जो पहला मधुमेह बायो बैंक है ये चेन्नई में खोला गया है। ठीक है, और विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के बारे में यहाँ पर प्रश्न है। तो 2 कथन है विकसित पंचायत कर्मयोगी के बारे में। पहला कथन है कि इसका शुभारंभ 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह पहल 4 राज्यों ओडिशा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, ये भी आपका सही है। तो पहला और दूसरा कथन दोनों सही है विकसित पंचायत कर्मयोगी के बारे में। इसका शुभारंभ कब हुआ था, 25 दिसंबर को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो पंचायत कर्मयोगी पहल है, इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। यह पहल प्रशासन गांव की ओर अभियान का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के बारे में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये। हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार गगन गिल को दिया गया था, ये कथन बिल्कुल सही है। अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार दीपक कुमार शर्मा को दिया गया था, तो ये गलत है। दीपक कुमार शर्मा को संस्कृत के लिए प्रदान किया गया था, अंग्रेजी के लिए प्रदान नहीं किया गया था, तो केवल इसका कथन एक सही है। देखो, ये जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है, तो दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी संस्थान द्वारा पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। हिंदी भाषा में यह पुरस्कार दिया गया है गगन गिल को। उनकी रचना कौन सी है, मैं जब तक बाहर आई। और अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य अकादमी संस्थान के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो स्टेरिन कीरे को दिया गया है। स्टेरिन कीरे, उपन्यास का नाम क्या है, स्पिरिट्स नाइट्स। और संस्कृत भाषा में यह पुरस्कार दिया गया है दीपक कुमार शर्मा को। रचना कौन सी है, भास्कर चरितम, ये आप याद रखिएगा। और ये भी कि साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष 24 भाषाओं के रचनाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये देखिए आपका है तर्कस अभ्यास के बारे में। तो पहली बात तो ये कि तर्कस अभ्यास कौन कौन करते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि यह युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था, तो गलत बात है। भारत और फ्रांस नहीं हो सकता, इसका भारत और यूएसए होना चाहिए था, यानी कि पहला कथन जो दिया गया वो गलत है। इस अभ्यास का आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया था, ये भी गलत है। आयोजन जो था यह कहाँ पर किया गया था, कोलकाता में किया गया था। ठीक है, कोलकाता में किया गया था। तो पहला और दूसरा कथन दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हैं तर्कस अभ्यास के बारे में। तो बातें क्लियर हो रही हैं।
अब देखो यहाँ पर बात करेंगे 97वें टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए इसको। देखो 3 दिसंबर 2024 को रातापानी वन्यजीव जो अभयारण्य है, कौन सा, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है ये, इसको आधिकारिक तौर पर बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया है। यह मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां 57th टाइगर रिजर्व बन गया है। तो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां बाघ अभयारण्य बना है। अब ये जो पॉइंट है अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो इसको। NTCA की सलाह पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया जाता है। समझ गए आप? तो यहाँ पर क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की सलाह पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(v) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया जाता है। और क्या कह रहे हैं कि रातापानी टाइगर रिजर्व की कुल क्षेत्रफल कितना है, 1271.4 वर्ग किलोमीटर है। रातापानी का एरिया कितना है, 1271 वर्ग किलोमीटर। इसमें कोर एरिया कितना है, 763.8 वर्ग किलोमीटर है। बफर कितना है, 507.6 वर्ग किलोमीटर है। यह अभयारण्य रायसेन और सीहोर जिलों के विंध्य पहाड़ियों में स्थित है। इसमें भीमबेटका शैलाश्रय भी शामिल आता है। भीमबेटका शैलाश्रय क्या है, यह विश्व धरोहर स्थल है। तो रायसेन और सीहोर जिले में विंध्य पहाड़ियों में यह स्थित है। समझ गए, रातापानी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है आपका, भारत ने INS अरिघात से परमाणु क्षमता से लैस K4 पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यहाँ पर देखिए जो INS अरिघात है, आपको पता है ना कि परमाणु ईंधन से ये चलती है और ये एक बहुत ही खतरनाक तरीके की हमारे पास पनडुब्बी है। अरिहंत श्रृंखला की 3 पनडुब्बियाँ हैं। पहली तो बनी थी INS अरिहंत, दूसरी बनी है INS अरिघात, और तीसरी कौन सी बन रही है, कमेंट करके बताओ। 3 बनेंगे इसमें। ध्यान दीजिएगा कि इसमें K4 एक ठोस ईंधन वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 3500 किलोमीटर है। K4 मिसाइल भूमि आधारित अग्नि 3 मिसाइल का एक प्रकार है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन आपके जो हैं वो करेक्ट हैं। ध्यान दीजिएगा यह जो परीक्षण था बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम के तट पर किया गया था। K4 एक ठोस ईंधन वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता कितनी है, 3500 किलोमीटर। कितनी है, 3500 किलोमीटर। K4 मिसाइल एक पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा विकसित किया गया था। तो K4 मिसाइल भूमि आधारित अग्नि 3 मिसाइल का ही एक प्रकार है। इसे भारत की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को हथियार देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये देखिए आपका केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर पशुपालन और डेयरी विभाग के बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 यानी कि BAHS 2024, इसको क्या कहेंगे आप, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 का जो वार्षिक प्रकाशन का विमोचन किया। अब यहाँ पर जो आंकड़े आए हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो BAHS 2024 में जो आंकड़े हैं दोस्तों, ये आपके आंकड़े 1 मार्च 2023 से लेकर 29 फरवरी 2024 के बीच के हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, कहा यह गया है कि भारत में जो शीर्ष उत्पादक राज्य हैं तो पहले स्थान पर यूपी है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। ठीक है। अंडा उत्पादन में टॉप पर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है, तीनों पड़ोसी हैं। मांस उत्पादन में टॉप पर पश्चिम बंगाल है, फिर यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, तेलंगाना चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट आपका है ऊन उत्पादन में टॉप पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है, तीसरे स्थान पर गुजरात है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा बहुत अच्छे से। ये जो आंकड़े हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर समितियाँ बनाई गई थी। ये समितियाँ किस किस से संबंधित हैं, इस पर आधारित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो आइए एक बार देखते हैं। जैसे कि अगर एग्ज़ाम में आएगा कि MN गोयपुरिया समिति का संबंध किससे है, तो यह ग्राहक सेवा में सुधार से है। MN गोयपुरिया समिति, गोयपुरिया समिति ग से गोयपुरिया, ग से ग्राहक। ठीक है। ए घोष समिति जो है यह बैंकों में धोखाधड़ी से संबंधित है। ए घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाई गई थी। तारापुर समिति, SS तारापुर समिति, यह विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए बनाई गई थी। और D सुब्बा राव समिति जो है मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा देखेंगे जो रंगराजन समिति, यह PSEs विनिवेश पर
केलकर समिति कर सुधार पर, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार पर और नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार पर बनाई गई थी। तो बैंकिंग वाले तो दो हो रहे हैं आपके, एक तो आपका यहाँ पर देखेंगे बैंकों में धोखाधड़ी वाला है एक घोष समिति, और दूसरा कौन सा है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हा समिति। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, याद रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपके एक दो प्रश्न बढ़ सकते हैं, अच्छे और सही हो सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ बूस्टर डोज के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।